बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस डिटरमाइन इट्स स्टेबिलिटी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is small, then nucleus is unstable, and if binding energy per nucleon is large, it means nucleus is more stable. तो हमारे पास जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं कुछ एक को छोड़ के, और जो हमारे पास हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं वो भी हमारे पास अनस्टेबल हैं। लेकिन जो हमारे पास एवरेज न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर हमारे पास जो है जनरली 20 से 140 के बीच में पड़ता है, वो न्यूक्लियाई हमारे पास जो है एक तरह से ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होते हैं। तो बोलता है कि अगर हमारे जो जितने भी न्यूक्लियाई हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम उन सभी का मास लें और उन सभी न्यूक्लियाई का मास हम लिखें एक्स एक्सिस की तरफ, और उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हम लिखें वाई की तरफ। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन से लेकर के हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूरेनियम 92 235 तक हमने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो ये है ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का। तो BE डिवाइडेड बाई ए को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जो हमारे पास 16 से कम हमारे पास न्यूक्लियाई हैं, उनके केस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कंपेरेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो A B C D E यहाँ पे हमें पीक्स देखने को मिल रही है। मतलब क्या हुआ कि इन मास नंबर पे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो एकदम से बढ़ जाती है। तो इसलिए हम बोलेंगे जो ये मास नंबर जिन जिन न्यूक्लियाई के हैं A B C D E, तो A है हीलियम, B बेरिलियम, C कार्बन का, D ऑक्सीजन का और E नियॉन 20 का। तो हम पीक के ऊपर भी ये सारे एलिमेंट यहाँ पे या सारे न्यूक्लियाई यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस बचाने के लिए यहाँ पे ABCD से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई हैं जो यहाँ पे इनकी लिस्ट दी हुई है, इन न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पीक शो करते हैं। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। तो जैसे हमारे पास जो C है वो C612 है और D हमारे पास जो है वो 816 है। तो बीच में हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन पड़ता है। तो नाइट्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की हमारे पास ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन के बाद हमारे पास फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन की हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, लेकिन नियॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है। तो बताइए ये हमारे पास एक्सेप्शन है कि इन न्यूक्लियाई को छोड़ के बाकी जो न्यूक्लियाई लोअर मास रीजन में हमारे पास पड़ते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास जो है कम होती है। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है। और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है उतनी ही टाइटली न्यूक्लियन एक दूसरे से बाइंड होंगे, मतलब वो न्यूक्लियस जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी अगर हम न्यूक्लियस की देखें तो वो स्टेबिलिटी रिलेट करती है बाइंडिंग एनर्जी को। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी। तो इन एलिमेंट की ये है तो लोअर मास रीजन में, लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनके नेबरिंग जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो ये थोड़े एक्स्ट्रा स्टेबल हमारे पास होते हैं। तो किस वजह से हमारे पास स्टेबल होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जाके
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है स्लोली डिक्रीज करती है। तो इस कर्व से हम क्या क्या रिजल्ट यहाँ पे निकालते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन लाइक 1H1, 1H2, 1H3 एक्स्ट्रा इज लो। तो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप हमारे पास होते हैं, पहला होता है 1H1 जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, दूसरा होता है 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और तीसरा होता है 1H3 जिसको हम ट्रिशियम बोलते हैं। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, इसका मतलब ये जो है कम स्टेबल हमारे पास होते हैं। लेकिन जो हमारे पास 2 से 20 वाले न्यूक्लियाई हैं उनमें हमें इन न्यूक्लियाई की पीक्स देखने को मिलती है, मतलब कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर हम इनका कंपैरिजन इनके जो साथ वाले न्यूक्लियाई हैं उनसे करें। जैसे मैंने बोला कि बीच में नाइट्रोजन था और यहाँ पे फ्लोरीन था, तो यहाँ पे हीलियम के बाद लिथियम था, बेरिलियम के बाद बोरोन था। तो बोरोन, लिथियम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनके कंपैरिजन हमारे पास इन न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे हमें पीक दिख रही है ग्राफ में। तो बोलता है कि दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। और इस कर्व में हमें मैक्सिमम एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे 8.79 है और यहाँ पे 7.6 है। तो बोलता है अगर हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से यहाँ तक देखें, मतलब कि हम जो है एवरेज एनर्जी ले यहाँ पे, तो हमारे पास इसका एवरेज जो है, इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हम करें तो यहाँ से यहाँ तक हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो बोलता है कि वो हमारे पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू जनरली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनती है। लेकिन कौन सा रीजन हम ले रहे हैं, 40-120, जहाँ पे मास नंबर ए जो है 40-120 है, उसी में हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालें। लेकिन पीक तो हमारे पास एक है जो कि 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो पीक हमारे पास आती है आयरन 2656 पे, मतलब कि 56 मास नंबर पे हमें पीक यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आयरन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे पास जो है सबसे स्टेबल एलिमेंट या सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई हम आयरन 2656 का बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है डिक्रीज़ करती है। तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ही वो न्यूक्लियस जो है स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में स्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो आयरन 56 मास नंबर वाला होता है। मतलब दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस सिंस द मैक्सिमम एनर्जी इज नीडेड टू पुल ए न्यूक्लियन अवे फ्रॉम इट। तो होता है इसलिए सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अगर हमने इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियन अलग करना है तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ज़्यादा होती है। तो मास नंबर आयरन का 56 होता है, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज़ करती है, और यूरेनियम 92 to 35 के लिए 7.6 हमारे पास होती है। यहाँ पे यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन आयरन के लिए 8.79, तो मैक्सिमम आयरन के लिए होती है। तो जो हमारे पास मास नंबर 2 से 20 है वहाँ पे हमें
पीक्स देखने को मिली है, मतलब ये जो न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होते हैं। लेकिन बोलता है कि इन ऑर्डर टू अटेन हायर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द हैवियर न्यूक्लियाई में स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड लाइटर न्यूक्लियाई में यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियाई बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन सो एज टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो बोलता है हमारे पास जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने की हमारे पास जो कोशिश करते हैं। तो लाइटर न्यूक्लियाई हमारे पास क्या करते हैं कि फ्यूज़न के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करते हैं, मतलब लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई हमारे पास बनाते हैं। तो जैसे जो सोलर एनर्जी का हमारे पास सोर्स है वो फ्यूज़न होता है, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप हीलियम हमारे पास ड्यूटेरियम और ट्रिशियम दोनों कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं, जो कि हैवियर एलिमेंट है, जो कि स्टेबल एलिमेंट हमारे पास है। तो इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी भी एमिट होती है और जो न्यूक्लियस बनेगा वो हमारे पास स्टेबल भी बनेगा। तो आयरन 56 तक हम बोल सकते हैं कि फ्यूज़न के थ्रू हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं वो बनते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और हैवियर न्यूक्लियाई हमारे पास जो है बनता है। लेकिन हमारे पास जो हायर मास नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूजन के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि 92 to 35 हमारे पास जो होता है उसका फ्यूजन होता है। अगर हम न्यूट्रॉन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ में न्यूट्रॉन हमारे लिए निकलते हैं। तो बेरियम और क्रिप्टॉन होते हैं हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं। तो जो हमारे पास हैवियर न्यूक्लियाई हैं उनमें स्टेबिलिटी आती है फ्यूजन की वजह से। बिगर न्यूक्लियाई टूटते हैं, उनका फ्यूजन होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, और जो लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं उनकी हमारे पास जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन साथ में इस प्रोसेस में एनर्जी भी निकलती है। और उसी तरह से आयरन 56 तक हमारे पास जो न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है, तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके हैवियर न्यूक्लियाई हमारे पास यहाँ पे बनाते हैं। तो आयरन 56 से पीछे जो मास नंबर है उनका फ्यूज़न होता है और इसके बाद हमारे पास जो फ्यूजन होता है, तो उस वजह से एक बिगर मास जो है स्मॉलर मास में हमारे पास यहाँ पे उसका ब्रेकअप होता है। बोलता है फॉर द न्यूक्लियाई हैविंग एज लेस देन 28 देयर एग्जिस्ट साइक्लिक reoccurrence of peaks, the peaks corresponding to those nuclides whose mass number are multiple of 4 and contain equal number of proton and neutron। तो पता है जो हम यहाँ पे ग्राफ में पीक्स देख रहे हैं 28 मास नंबर से नीचे, तो 28 मास नंबर से नीचे जो हमें पीक्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर नेबर। और इनमें जनरली ये भी होता है कि इनका जो मास नंबर होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 हमारे पास होता है, मतलब ए हमारे पास जो 4 होता है। और जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या जिनका मास नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 होता है हमारे पास, तो ऐसे न्यूक्लियाई जो है हमारे जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हीलियम 4, बेरिलियम 5, कार्बन 12, ऑक्सीजन 8, नियोन 20, ये हमारे पास जो है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू देयर नेबर्स। It further noted that similar permanent peaks are observed at the value of Z or N equal to 20, 28, 50, 82, 126। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या दोनों ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका जो नंबर होता है वो 20, 28, 50,
185 या 126 होता है। तो ये नंबर याद रखना पड़ता है हमें कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, 28, 50, 82, 81, 186 या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20, 28, 50, 82, 126 या दोनों ही, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इतने होंगे या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इतने होंगे। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें ये नंबर्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20, 28 या नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, 28, 50 होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसलिए हम इन नंबर को जो है मैजिक नंबर्स बोलते हैं। तो मैजिक नंबर क्यों है? क्योंकि इतने अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं इतने नंबर वाले, तो उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो एक्स्ट्रा होती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनकी एक्स्ट्रा होती है या ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इन नंबर को मैजिक नंबर्स बोल देते हैं। क्योंकि इन इतने नंबर होने पे या इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन होने पे वो न्यूक्लियस जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हम इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। तो ये वो पीक्स हैं जो मैग्नीफाई करके हमने यहाँ पे बनाई हुई है कि हमारे पास 2He4 है, 4Be8 है, 612 है, O18 है, 10 नियॉन है। तो इन पीक्स पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, तो इन जो न्यूक्लियाई के है वो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये बुक में उन्होंने रिपीट किया हुआ है, इसको हमने ऑलरेडी पहले जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसके 5-6 रीज़न हमने डिस्कस किए थे कि क्यों न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो कई न्यूक्लियस नेचर में स्टेबल होते हैं, कई अनस्टेबल हमारे पास होते हैं। तो पता है मोर देन 900 न्यूक्लियाई को हमने जो डिस्कवर किया हुआ है, लेकिन उनमें से हमारे पास जो 272 हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, बाकी न्यूक्लियाई हमारे पास जो अनस्टेबल होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जनरली 120 के आसपास हमारे पास एलिमेंट हैं, लेकिन 900 न्यूक्लियाई कहाँ से आए? जब हम बोल रहे हैं कि 120 एलिमेंट हमारे पास होते हैं, तो उन 120 एलिमेंट्स के हमारे पास फर्दर आइसोटोप्स भी होते हैं। जैसे कार्बन के हमारे पास 2 आइसोटोप होते हैं और यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, लेड के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं। तो अगर हम सारे आइसोटोप्स भी कंसीडर करें तो कुल मिला के हमारे पास जो 900 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो इनमें से 272 हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, बाकी हमारे पास जो है अनस्टेबल हमारे पास होते हैं। तो अगर हम ऐसे न्यूक्लियाई को स्टडी करें तो हम क्या देखते हैं कि जो जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं, ऐसे नेचर में 4 ही स्टेबल न्यूक्लियाई हमने जो है एक तरह से फाइंड आउट किए हुए हैं, जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं। लेकिन जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, वो नेचर में सबसे ज़्यादा हमने ऑब्जर्व किए हुए 160 ऐसे हमारे पास न्यूक्लियाई हैं जिनका कि प्रोटॉन नंबर जेड भी इवन होता है और न्यूट्रॉन नंबर मतलब एन भी इवन होता है। और ऐसे 160 न्यूक्लियाई हमने जो है ऑब्जर्व किए हुए नेचर में। और इवन प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाले हमने 52 ऑब्जर्व किए हुए हैं और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाले हमने 56 न्यूक्लियाई जो है ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो ये हैं जो हमने स्टेबल न्यूक्लियाई ऑब्जर्व किए हुए हैं, दैट इज 272 टोटल। तो इनमें ऑड वाले सबसे कम हैं, इवन वाले सबसे ज़्यादा हैं, मतलब जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास हैं। तो जैसे मैंने बात की 2He4, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन दोनों इवन हैं। तो इस तरह के सारे एलिमेंट को अगर हम देखते हैं तो ऑड वाले बहुत कम हमें हमारे पास होते हैं, ऑड प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन वाले, लेकिन इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन वाले बहुत ज़्यादा होते हैं 160। तो नेचर में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे न्यूक्लियाई जो स्टेबल होते हैं और जिनका
प्रोटॉन नंबर भी इवन होता है और न्यूट्रॉन नंबर भी हमारे पास जो इवन होता है। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि इवन न्यूक्लियाई हमारे पास जो ज़्यादा नेचर में अबंडेंट होते हैं, तो इसलिए उनकी स्टेबिलिटी भी हमारे पास जो ज़्यादा होती है। न्यूक्लियाई विद ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 52 है, ऑड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन 56 है, तो लगभग बराबर ही है हमारे पास। तो जिनमें या तो प्रोटॉन ऑड होते हैं या न्यूट्रॉन ऑड होते हैं, तो इवन ऑड या ऑड इवन वाले हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं, इवन प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन या ऑड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन। तो इसलिए नेचर में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास अबंडेंट है या जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो इवन न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन नंबर को न्यूट्रॉन नंबर के साथ प्लॉट कर दें, तो हम क्या करें, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में हम सारे आइसोटोप्स भी कंसीडर करें। जैसे लेड के 3 आइसोटोप होते हैं, उनको भी लें, तो उनका मास नंबर अलग अलग होता है आइसोटोप का, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो होता है हम शुरू से लेकर के 1H1 से लेकर के जो लास्ट Z=118 या 120 है, उसको लें हम एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो 1 2 3 4 5 इधर को आ जाएगा प्रोटॉन नंबर, और उनके हम न्यूट्रॉन नंबर भी निकालें। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो मास नंबर हमें पता होता है सभी का कि जैसे नाइट्रोजन है उसका 14 मास है, तो 14 हमारे पास जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हमारे पास आ जाएंगे, और जो मास हमारे पास होगा वो दोनों का कंबाइंड होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हम प्रोटॉन नंबर इधर को लें और न्यूट्रॉन नंबर उस न्यूक्लियस के इधर, सभी न्यूक्लियस के इधर को लें, तो हमारे पास एक कर्व यहाँ पे बनता है। और इस कर्व में हम क्या देखते हैं कि ये जो कर्व है शुरू में हमारे पास सीधा होता है, लेकिन आगे ये जो है ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टार्ट इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़े ज़्यादा ही बढ़ेंगे। तो नेचर में ये हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई हैं, लगभग हमारे पास 40 तक, वहाँ तक तो न्यूक्लियाई में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होते हैं। जैसे C612 है, तो उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। नाइट्रोजन 714 है, तो उसमें 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लाइटर एलिमेंट में हमारे पास होते हैं। लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और हम 40 से ऊपर जाते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सभी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो कम होते हैं। इसलिए ग्राफ जो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में। और ये जो ग्राफ है ये हमें, अगर हम सभी आइसोटोप का, सभी न्यूक्लियाई का प्लॉट करें, तो हमें इस तरह की यहाँ पे बेल्ट देखने को मिलती है। और इस बेल्ट को हम नाम देते हैं स्टेबिलिटी जोन, या हम इसको बोलते हैं रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस बेल्ट के अंदर जो न्यूक्लियाई लाई करते हैं वो हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए हम इसको रीजन ऑफ स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। लेकिन 40 से ऊपर ऐसे न्यूक्लियाई हमारे पास जो कम होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो। तो हमने देखा ही हुआ है डिफरेंट, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, उनमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन उनमें कम होते हैं। लेकिन जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं यहाँ तक, उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन उससे ऊपर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। और ये जो लाइन है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन की है। तो मतलब आप प्रोटॉन बढ़ाओ न्यूट्रॉन भी उतने बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ाओ न्यूट्रॉन भी उतने बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये तो हम आइडियल लाइन ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है तो उन न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो कम होते हैं।
तो ये हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा भी हमने। तो z ग्रेटर देन 20 और n ग्रेटर देन 20 द कर्व टेक्स ए बेंड टुवर्ड्स द n डायरेक्शन। तो यहाँ से कर्व जो है बेंड लेना शुरू कर देता है न्यूट्रॉन वाली साइड को। तो ये मैंने साइड को हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्सेज बिकम इम्पोर्टेंट फॉर हायर वैल्यू ऑफ द z। तो बोलता है ऐसा क्यों होता है कि हम इस जगह के बाद ये जो कर्व है हमारे पास ये लेफ़्ट साइड को बेंड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बोलता है कि अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बियॉन्ड या अबव दिस विल बी मोर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स। बोलता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो उनके बढ़ने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस जो है डिसरप्ट होने की कोशिश करता है। तो उस डिसरप्शन को एक तरह से ख़त्म करने के लिए अगर हम उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें जैसा कि पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेज में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करता है और प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करता है। तो न्यूट्रॉन बढ़ाने से जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ेगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे न्यूक्लियस में क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच फोर्स होती है वो भी अट्रैक्टिव नेचर की होती है, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो वो फोर्स डोमिनेट करेगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है। तो इसलिए उस केस में जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास रहते हैं और स्टेबिलिटी में रहते हैं, मतलब बाइंड होके रहते हैं। तो जितने ज़्यादा बाइंड होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास होगी। तो इसलिए इसको हम रीजन ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को बाइंड करने का काम करते हैं। प्रोटॉन तो रिपल्सन करते हैं, लेकिन उस रिपल्सन से बचने के लिए न्यूट्रॉन का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो इसलिए उनकी जो फोर्स बनेगी वो स्ट्रॉन्गर बनेगी, और न्यूट्रॉन के बीच की जो फोर्स होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं हमारे पास जब हम जो है हायर या हैवियर न्यूक्लियाई को हम देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन का ज़्यादा होना ज़रूरी होता है अगर न्यूक्लियस को स्टेबल रखना है, क्योंकि वो क्या करते हैं न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ाते हैं, और जो प्रोटॉन के कारण रिपल्सिव फोर्स है उसके कंपैरिजन वो न्यूक्लियर फोर्स जो ज़्यादा होती है। तो बिस्मथ 83209 हमारे पास एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर 83 है। तो ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल है जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई हैं उसका, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इस केस में 126 हमारे पास बनेंगे, जो कि एक मैजिक नंबर है, और उस वजह से ये 83 बिस्मथ 209 स्टेबल नेचर का होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट की, या जिसको हम न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर आइसोमरिज्म हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो आइसोमर होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर तो सभी का सेम रहता है, न्यूट्रॉन नंबर भी सेम रहेगा, मास नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन एनर्जी हमारे पास जो डिफरेंट होती है। तो न्यूक्लियाई हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर या न्यूट्रॉन नंबर या मास नंबर सेम होता है लेकिन एनर्जी में वो डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम आइसोमर्स बोल देते हैं। तो बोलता है आइसोमर्स
आर दी टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑफ द सेम न्यूक्लियस। तो सेम न्यूक्लियस हमारे पास जो अलग अलग एनर्जी स्टेट में हमारे पास वो होते हैं, मतलब कि उनकी एनर्जी जो है अलग अलग होती है। तो कुछ न्यूक्लियाई होते हैं लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहते हैं, और इसलिए हम उनको लॉन्ग लिव एक्साइटेड स्टेट्स भी बोल देते हैं। और इसमें हमारे पास जो लाइफ टाइम उस स्टेट का होता है 10⁻⁹ सेकेंड हम इनको लेते हैं, जो कि जनरली हमारे पास जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻12 सेकेंड होता है। तो इसलिए 10⁻⁹ हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10⁻12। तो कुछ स्टेट्स का लाइफ टाइम हमारे पास इतना होता है, उसकी वजह से एनर्जी उनकी जो डिक्रीज़ होगी वो थोड़े कम टाइम में हमारे पास होती है, इसलिए हम इनको लॉन्ग लिव एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेशन जो है थोड़ी ज़्यादा इनमें रहती है। तो ऐसी जो एक्साइटेड स्टेट होती है, लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट जिन न्यूक्लियाई में होते हैं, उनको हम जो है न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फेनोमेनन को हम न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियर आइसोमर हमारे पास होता है, मतलब जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई हमारे पास होता है, उसके ऊपर हम जो है स्टार का यूज़ करते हैं। तो ये जो ऐसे आइसोमर हमारे पास होते हैं या न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं, ये डीके होने में हमारे पास जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, सेवरल डेज और ईयर्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 99 TC स्टार, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास जो 6 आवर्स है, और इसके ऊपर मैंने स्टार लिखा हुआ, मतलब कि एक्साइटेड न्यूक्लियस है, इसमें एक्साइटेड न्यूक्लियस स्टेट्स हमारे पास हैं, और वो स्टेट्स डीके होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन जो सिंपली हमारे पास 99 TC हम लिखेंगे, वो भी यहाँ पे टेक्नीशियम का हमारे पास एक आइसोमर है, लेकिन इसकी जो स्टेट्स का लाइफ टाइम है वो कम हो हमारे पास होता है, इसका स्टेट्स का लाइफ टाइम हमारे पास ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी ये ज़्यादा एक्साइटेड हमारे पास होता है। तो इसी तरह से 137 बेरियम स्टार, ये भी हमारे पास जो है मतलब स्टार है इसके ऊपर, तो ये एक्साइटेड स्टेट में, इसमें हमारे पास जो एनर्जी लेवल की जो है एक्साइटेड स्टेट्स हमारे पास है, और ये जब डीके करते हैं तो इनमें से गैमा रेडिएशन हमारे पास निकलती है, तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के नॉर्मल स्टेट में आते हैं, मतलब अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है अनस्टेबल। तो जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज़ करता है। तो 137 BA स्टार जब एनर्जी रिलीज़ करेगा तो 137 BA हमारे पास यहाँ पे बचता है, जो कि नॉर्मल स्टेट है। तो कोई भी हमारे पास आइसोमर अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है बाय द एमिशन ऑफ पार्टिकल और बाय द एमिशन ऑफ गैमा रे एमिशन।